नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। केंद्रीय बजट 2026 और 27 पर भारतीय जनता पार्टी महानगर व जिला के संयुक्त तत्वावधान में आज एनेक्सी भवन सभागार सर्किट हाउस तारामंडल में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि संबोधित किया एवं जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी व महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, विधायक राजेश त्रिपाठी, क्षेत्रीय बजट संयोजक कार्यक्रम प्रमुख राहुल श्रीवास्तव व अन्य प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे। बना है और आने वाले समय में हम इसको लगातार करने का काम करेंगे। हमने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय मोदी जी हमेशा कहते हैं विकास भी और विरासत भी। तो हमने जहाँ पर विकास की रफ्तार तेज की है, जहाँ कभी 2014 से पहले हमारा देश ट्राइजल जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं रहती थी उनमें से गिना जाता था टॉप 5 में। देश दुनिया में 11वीं अर्थव्यवस्था पर खड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक चुनौतियों के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी तेजी के साथ बढ़ रही है और हम आज चौथे स्थान पर पहुंचे। जिन अंग्रेजों ने हम पर शासन किया लंबे समय तक, उन अंग्रेजों के देश को भी हमने पीछे 6वें स्थान पर धकेल दिया और भारत आज चौथे स्थान पर है। और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम दुनिया की सबसे बढ़ती हुई तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। तो इसके लिए भी लगातार हमारे यहाँ काम हो रहा है और साथ ही साथ मैंने जैसे बताया राष्ट्रीय जल मार्गों के लिए भी लगातार काम हो रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में जहाँ पर हम कई तरह से उनको विकसित करने का काम करेंगे पर्यटनों के लिए, साथ में उनके लिए 10,000 गार्ड उनको हम प्रशिक्षण देकर के गाइड के रूप में वो काम करेंगे और बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी हमारा लगातार इस बजट में जो काम किया है इसमें मैं कह सकता हूँ कि जो हाई स्पीड रेल और रेलवे का विस्तार जो हुआ है, मैंने बताया था 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसमें 2 हमारी ऐसे रेल कॉरिडोर है जो हमारे उत्तर प्रदेश को का लाभ मिलेगा। इसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि राज्य पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण से रेल नेटवर्क का केंद्र है। इससे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों को कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों ही तेज होने में आसानी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे यूपी को लॉजिस्टिक हब बजट में, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रेन कॉरिडोर पर विशेष जोर देने का काम हुआ है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाले कॉरिडोर से उद्योगों की लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा। जैसे मैंने रेल की बात कही, रेल के क्षेत्र में भी जिस यूपीए की सरकार ने मोदी से पहले केवल 1109 करोड़ का रेल बजट होता था, आज 1109 करोड़ वाले बजट को मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इसे बढ़ाते बढ़ाते मैंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 8 गुना करीब 20,012 करोड़ रेल का बजट हमारे उत्तर प्रदेश को यहाँ पर मिला है, जिससे रेल के क्षेत्र में भी ये विशेष काम होता है। हमने एमएसएमई की बात कही है। गोरखपुर में बजट 2026-27 पर पत्रकार वार्ता के संबंध में हमारे दोनों ही भाजपा के जिलाध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, मेयर साहब राहुल श्रीवास्तव जी और हमारे सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, छायाकार मित्रों, यह बजट 2026-27 आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री जी ने अब तक का सबसे बड़ा बजट लगभग 54.25 लाख करोड़ के आकार का बजट, और एक ऐसा बजट तो आज की आवश्यकताओं को ही पूरा करता है।
और साथ ही साथ वर्ष 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल पूरे कर रहा हो, उस समय विकसित भारत का संकल्प हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का 2047 के रोड मैप का भी बजट। यह बजट युवाओं को पंख देने वाला बजट है। यह बजट किसानों को और महिलाओं को सशक्त करने वाला बजट है। यह बजट गरीबों को सशक्त करने वाला बजट है। यह बजट दिव्यांगजन और डीएनटी को भी सशक्त करने वाला बजट। यह बजट मिडिल क्लास से लेकर सभी को कहीं ना कहीं सशक्त करने वाला बजट है। और इसमें खास तौर से विकसित भारत 2047 की दिशा में एक मजबूत और आत्मविश्वासी कदम तो 3 मूल कर्तव्यों पर आधारित है। पहला है तेज और सतत आर्थिक वृद्धि, दूसरा है जन आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण, और तीसरा है प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सुशासन। तब मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रिफॉर्म एक्सप्रेस जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का काम कर रहा है, और 350 से भी अधिक सुधार, रेगुलेशन, अनुपालन बोझ में कमी, विश्वास आधारित शासन ने भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाने का काम हुआ है। मैं पत्रकार साथियों के बीच में कहना चाहता हूं, मैंने जहां पर कहा कि बजट किसानों के लिए, किसानों को इसलिए कि 2014 से पहले जब यूपीए सरकार का आखिरी बजट था, उस समय 21,900 करोड़ का बजट कृषि के, लेकिन उस बजट को बढ़ाते बढ़ाते किसानों को सशक्त करते हुए आज बजट लगभग 7.5 गुना 1,62,000 करोड़ का बजट है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हम जो जनधन खातों के माध्यम से देते हैं, हम तरह तरह से सशक्त करने का काम करते हैं, वो भी सारे प्रोविजन है। साथ ही एक बड़ा काम जो छोटे किसान थे, सीमांत और लघु किसान, खासतौर से उनके लिए जो केसीसी देते थे, उनको एक तरह से वरदान साबित होगा। सब्सिडी हम ब्याज पर देते थे, जो 3 लाख तक लोन था, वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक लोन करने का काम किया। साथ ही साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तिलहन के क्षेत्र में भी हमने इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सशक्त कदम उठाया है। साथ ही साथ महिलाओं की सशक्तिकरण की बात मैंने कही, तब मैं कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए इसमें बजट में प्रावधान है। साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं 10 करोड़ से ज्यादा जुड़ी थी, उन महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाने की दिशा में, जहाँ पर 2 लाख से ज्यादा लखपति दीदी इन 11 वर्षों में बनी है, तब मैं कह सकता हूँ कि लखपति दीदी बनाने से लेकर के उनको तरह तरह से उद्यमता की दृष्टि से मजबूत करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ हमने जिलों में इंडस्ट्री डिमांड से लेकर के उनकी पक्की नौकरी की गारंटी देने तक की इसमें व्यवस्था लड़कियों के लिए की गई है। साथ ही साथ छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण हो, इसकी व्यवस्था भी की गई है। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है। मैं युवाओं की जब बात करता हूं, तो हम सब जानते हैं युवाओं को एमएसएमई में 10,000 करोड़ से जो ग्रोथ फंड हमने इसमें प्रोविजन किया है। इस ग्रोथ फंड के माध्यम से युवाओं के लिए तरह तरह से सशक्त करने का काम भी होगा। 2,000 करोड़ हमने स्टार्टअप इसमें टॉपअप की व्यवस्था भी की है। और साथ ही साथ जहाँ पर स्टार्टअप की संख्या 2014 से पहले तो सैकड़ों में होती थी, आज उस सैकड़ों से स्टार्टअप की संख्या को बढ़ाकर 2 लाख से भी ऊपर स्टार्टअप करने का काम हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर तरह तरह से स्टार्टअप के माध्यम से पैदा हो रहे हैं।
हमने साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें नारियल हो, कोका हो, काजू हो, इसके लिए भी इसमें व्यवस्था की है। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि जहाँ हम रेल की बात करते हैं तो रेल के बजट में एक ऐतिहासिक वृद्धि हुई। आज 2,78,000 करोड़ की इस रेल बजट में व्यवस्था हुई है, जिससे हमने रेल मंत्री के नेतृत्व में रेल के क्षेत्र में तरह तरह से उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज हम कह सकते हैं कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का जो काम इस बजट के माध्यम से होगा, उसमें हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश में भी 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिलेंगे। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो दिव्यांगता का क्षेत्र हो, जो मेरा मंत्रालय है, उसमें प्रधानमंत्री जो दिव्यांगता केंद्र जिनको सहायक पर वितरण करने का काम होता है, उसमें वो सशक्त करने के लिए एल्मुको में जहाँ पर ये सहायक बनते हैं उनके लिए उनका विस्तारीकरण अभी मोदी जी ने पिछली बार 325 करोड़ से किया था, इसमें और बढ़ाने का काम किया है। और साथ ही साथ डीएनटी समाज के लिए सशक्त करने के लिए एक डीएनटी सहायक दिव्यांग सहायक योजना भी लागू करने का काम हुआ है। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ रक्षा के क्षेत्र में लगातार बजट में वृद्धि होती रही है। इस बार एक ऐतिहासिक वृद्धि तो 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा रक्षा क्षेत्र में वृद्धि की गई। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर की ताकत को देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारे स्वदेशी हथियारों का प्रयोग किया गया और ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने ही नहीं दुनिया ने देखा है, तो इसलिए हम रक्षा क्षेत्र में भी मजबूती के लिए हमने काम किया है। दूसरा मंत्रालय हमारा होता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। इसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मूल्य स्तरीकरण कोष होता है, जिसमें 3100 करोड़ की व्यवस्था थी, लेकिन आदरणीय मोदी के नेतृत्व में इस बजट में वित्त मंत्री जी ने 1,000 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की है, जिससे ये व्यवस्था 4,100 करोड़ तक हो जाती है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब करता हूँ तो एक तरह से चमत्कारिक काम दिखाई पड़ता है। जहाँ 2014 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो रोड का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अन्य हो, उनमें जहाँ पर केवल 2 लाख करोड़ तक की व्यवस्था होती थी, आज मोदी जी ने बढ़ाते इसको 12 लाख करोड़ तक की व्यवस्था करने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूँ कि लगातार हम काम कर रहे हैं। हम फिक्सल प्रूडेंस एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की दिशा में हमने फिक्सल डेफिसिट 4.3% ऑफ बीजीपी को टारगेट करने का काम किया है। और ये अनुशासित रास्ता कर्ज को नियंत्रित रखते हुए विकास के लिए आर्थिक संसाधन सुरक्षित रखने का काम करेगा। भारत का विकास अब अभूतपूर्व गति और अनुशासित खर्चे से हो रहा है और आगे भी होगा। पब्लिक कैपेक्स फिर तेज, यानी इसमें जैसे मैंने बताया अभी तो 12.2 लाख करोड़ कैपेक्स तो एक दशक से लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को जारी रखता है। युवाओं के लिए जॉब्स, टीयर 2 टीयर 3 भारत के लिए अवसर। मोदी जी के शासन में सड़क, रेल, एयरपोर्ट, ऊर्जा आदि सेक्टर में यूपीए जैसी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरेंगे, लगातार जो बढ़ रहा है और तेजी के साथ में काम बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो इसमें जो बायो फार्मा शक्ति है, इसमें 5 वर्ष में 10,000 करोड़ भारत को ग्लोबल बायो फार्मा हब बनाने के लिए ये व्यवस्था की है। इसमें एक्सपेंशन 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स मजबूत, इनको साइंटिफिक कैडर के लिए, युवाओं के लिए हाई क्वालिटी के कैसे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स मिले, इसके लिए भी इसमें व्यवस्था की है। साथ ही साथ सेमी कंडक्टर में 2.0 में इसमें इसको भी आगे हमने मजबूत करने के लिए पूरी तरह से काम किया है। किसी भी तकनीकी क्षेत्र में भारत दुनिया में किसी देश से पीछे न रहे, ये हमारी टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्वदेशी वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी होगी, इसमें ये व्यवस्था भी की है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से एसएमई मैंने बात की, एसएमई की तो 10,000 करोड़ प्लस टॉपअप 2,000 करोड़ की व्यवस्था से हम चैंपियंस बनने के लिए इक्विटी सपोर्ट के माध्यम से ये सुनिश्चित होगा कि भारत के विकास में एमएसएमई और भी लगातार बराबर योगदान देते हैं। साथ ही कॉर्पोरेट मित्रास जैसे प्रोफेशनल बॉडीज के जरिए
ने टायर 2 और टीयर 2 और टीयर 3 जो शहर रहते हैं, इसमें पैरा प्रोफेशनल सपोर्ट माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए कंप्लायंस कास्ट कम अपने घर में, घर के पास शिक्षित और काबिल युवा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा क्यों न दें। अब तक हम बाहर दूसरे देशों की तरफ देखते थे, लेकिन आज जो विदेश में हमारे लोग गए थे, वो भी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की को देख करके वापस आने के लिए विचार करते हैं। और मैं कह सकता हूँ इसमें चाहे कोस्टल कार्गो प्रमोशन हो, प्लस सी प्लान की बात हो, कोस्टल इनलैंड शिपिंग शेयर को बढ़ाने के लिए स्वदेशी सी प्लान मैन्युफैक्चरिंग, रीजनल इंडस्ट्री और टूरिज्म कनेक्टिविटी, इसके माध्यम से भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।